नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पश्चिम बंगाल की खबर सुनते सुनते आप भी थक गए होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल का इम्पैक्ट तो कम हो ही नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल का जो कास्केडिंग इफेक्ट है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए आप, जबरदस्त इफेक्ट हो रहा है। और एक तरफ सुदूर पूरब और वहां से सीधे पश्चिम, पूरब से सीधे पश्चिम में अटैक हो गया है, बड़ा तगड़ा। और खबर यह भी आ रही है कि 22 जून जो तारीख है, उससे भी बड़ी हलचल मच गई है। बल्कि आप ये कहें कि पश्चिमी विक्षोभ आ गया है समुद्र में, और उसका असर पड़ रहा है। 22 जून को लेकर के भयाक्रांत हैं, बयान दे रहे हैं कि हमें अब महिला आरक्षण बिल पर कोई आपत्ति नहीं है, हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। ये कौन कह रहे हैं? श्रीमान उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, हालांकि कुपुत्र कहिए, सुपुत्र कह लीजिए, अभी तत्काल कह लेते हैं, आप सब भी थोड़ा सा ये हो जाएंगे। तो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे जब ये आपत्ति नहीं थी तो ये बात तो अभी अभी सत्र बीता है, ग्रीष्मकालीन सत्र, और अब आएगा मानसून सत्र। तो ग्रीष्मकालीन सत्र में आपको कोई गर्मी ज्यादा लग गई थी क्या? ग्रीष्मकालीन सत्र में आपने कुछ कहा नहीं, उसी समय पेश किया गया था 2 दिन के लिए स्पेशल, 3 दिन के लिए बल्कि स्पेशल सत्र बुलाया गया था इसी कानून को पास करवाने के लिए। तब आपने क्या किया? और इतने दिन में ही आपका हृदय परिवर्तन हो गया, फौरन से पेशतर आप कहने लगे कि नहीं, हमको जो जो चाहिए, जैसा चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। अरे क्यों करने के लिए तैयार हैं? कोई आपसे पूछ रहा है क्या करिए या नहीं करिए? कोई नहीं पूछ रहा है, फिर भी आप करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक भी नहीं रहा है। आप रुकिए भी मत साहब, आप रुकिए मत, और आप समर्थन में आ जाइए, खड़े हो जाइए, किसी ने आपको कुछ नहीं कहा है। लेकिन अब समर्थन क्या? किसको देंगे समर्थन? कौन लेगा आपसे समर्थन? किसका समर्थन, किसको समर्थन, कब समर्थन? चिड़िया चुग गई खेत। कैसे चिड़िया चुगी खेत? 9 में से 7 सांसद ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। मुलाकात कर ली जाकर के, किनके साथ? मुलाकात कर ली जाकर के एकनाथ शिंदे के साथ। 9 में से 7 ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। तो अब किस बात का समर्थन करोगे? किसको करोगे समर्थन? है क्या तुम्हारे पास जो समर्थन करोगे? 9 में से 7 तो चला दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं, मोदी जी मान जाएंगे, अमित शाह जी मान जाएंगे, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हम करेंगे, उनका जो भी आदेश होगा उस आदेश की हम तामील करेंगे, पूरी तरह से पालना करेंगे। अमित शाह कहेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, सब करने के लिए हम राजी हैं। लेकिन 7 सांसद की मुलाकात हो गई श्रीमान एकनाथ शिंदे से, खबर आ गई है, आपने देख लिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? आज ये बता रहा हूं। हुआ ऐसे कि ये सभी इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां कितना आगे बढ़ता है, भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, उसका भविष्य क्या होने वाला है। और ऐसा स्टेट जिसमें कि बीजेपी ने तो कल्पना की थी, लेकिन अपोजिशन ने दूर दूर तक कल्पना नहीं की थी। मतलब सूर्य पश्चिम से उग सकता है, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत जाएगी, ऐसी कल्पना नहीं थी। तो सब कह रहे थे कि ये गोदी मीडिया का ये दौर चल रहा है, मीडिया वाले चल रहे हैं, कंट्रोल्ड मीडिया है, वो उनकी ठकुर सुहाती कर रहा है, उसके समर्थन में नारे लगवा रहा है, गीत गा रहा है,
इनके ऊपर भरोसा मत कीजिए, भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम में उग सकता है, बीजेपी पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकती, बात सही है। 78 वर्षों में पहली बार आप कल्पना कीजिए, जिस जनसंघ के कर्ता धर्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस स्टेट से आते हैं, उस स्टेट में वो 78 वर्ष लग गई इस संगठन को, उस पार्टी को। आरएसएस, जनसंघ, उसके बाद बीजेपी, लेकिन 78 वर्ष के बाद आखिर में सफलता मिली। तो दूर दूर तक अपोजिशन के बहुत सारे लीडरान को ये अंदेशा नहीं था, अंदेशा बिल्कुल भरोसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कहां पे जीत सकती है? पश्चिम बंगाल में जीत सकती है, और कहीं भी जीत जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं जीतेगी। और उसी तरीके से पंजाब का भी अभी चल रहा है। तो ये बीजेपी का भविष्य देख रहे थे, बीजेपी का भविष्य उज्जवल हो गया। अब इसका इफेक्ट, ममता जी तो टूट ही गई। ममता जी के तो एक और सांसद ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से, 4 सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। संभवतः एक और लेडी सांसद ने इस्तीफा दे दिया, 4 सांसद ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। और उधर तो 22-23 का आंकड़ा पहुंच ही गया है। तो ममता जी की पार्टी तो खत्म हो गई पूरी तरह से। अब ममता जी, शरद पवार जी इस बात पर बैठक कर रहे हैं क्या किया जाए, चला जाए। वहीं से तो निकले थे, हमारी गंगोत्री तो कांग्रेस ही है, तो वापस चलते हैं गंगोत्री में, वहीं स्नान करते हैं जाकर के। तो शरद पवार जी और ममता बनर्जी दोनों इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, या तो कांग्रेस में चला जाया जाए, या अलग संगठन बना करके कांग्रेस के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाया जाए। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो कि भैया इतने दिनों तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो एक प्रकार से मर्जर के बजाय उस पर चली जाए। तो ठाकरे, इधर ठाकरे का क्या करेंगे, ठाकरे भी सोचेंगे, और उसके बाद ममता दीदी समझाएगी ठाकरे को कि भाई तुम्हारे पास भी अब कुछ रहा नहीं, क्या करोगे, किधर जाओगे। तो या तो अब 100 शर्त, बिना शर्त उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। मोदी नहीं ले रहे हैं, अमित शाह नहीं ले रहे हैं, बिना शर्त आने के लिए तैयार है, बिना शर्त, लेकिन नहीं आ रहे हैं, नहीं लिया जा रहा। मोदी और अमित शाह दोनों ने वीटो लगा दिया। फडणवीस साहब की क्या भूमिका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना शर्त आने को तैयार हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ अलायंस में, लेकिन लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब तुम्हें लेकर के करेंगे क्या, तुम्हारा क्या, तो तुम्हें तिल तिल कर, जिसको कहते हैं ना, याद है, याद कीजिए आप, यही उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने खुद जूते निकाल करके नरेंद्र मोदी के फोटो को जूतों से पीटा था। मैं कई बार इस पर कार्यक्रम कर चुका हूं कि आज तक भारतीय इतिहास में जिस पार्टी का लीडर, कार्यकर्ता किसी को कर दे इस तरह का काम कोई बात नहीं है, लेकिन लीडर हिमसेल्फ वो अपने अपोजिशन के नेता के फोटो को जूते से पीटे, ये काम किया था उद्धव ठाकरे ने। अब वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बिना शर्त हम आप में शामिल होने के लिए तैयार हैं, और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम महिला रिजर्वेशन बिल को भी समर्थन कर रहे हैं। आप नेक्स्ट मॉनसून सत्र में क्यों, अरे क्यों कर रहे हो, अब तो डीएमके के भी आ गए 30 सांसद, राज्यसभा में 8 और लोकसभा में 22, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद तो आ ही गए। तुम्हारी जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है, खेल खत्म हो गया। अब तुमको जाना पड़ेगा, तुमने जो पाप किया है तुमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भविष्यवाणी हो रही है, आकाशवाणी जिसको कहते हैं ना, आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है कि आपने जो पाप किया है उस पाप को इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अब आपका बचा हुआ जो सांसद है 9 में से 7 चल पड़ा इधर एकनाथ शिंदे के साथ। उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, हालांकि बातचीत चल रही होगी, लेकिन वो चल पड़े एकनाथ शिंदे के साथ। अब वो उधर जा रहे हैं। इधर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, मैंने सोचा कि पश्चिम बंगाल पर थोड़ा सा बाद में आऊं। पश्चिम बंगाल में लगभग 1700 करोड़, 1685 या 1682 करोड़ के ऊपर कई लोगों की गिद्ध दृष्टि आकर के टिक गई है। अब ये 1600-1700 करोड़ किसका है? ये 1600-1700 करोड़ है सुश्री ममता बनर्जी की पार्टी का, जो पार्टी के खजाने में है।
तो ममता जी के इस खजाने पर गिद्ध दृष्टि आके टिक गई है। कांग्रेस की भी टिकी हुई है और अन्य लोगों की भी टिकी हुई है, जो फैक्शन है उनकी भी टिकी हुई है। वो सोच रहे हैं कि अगर हमें सिंबल मिल जाता है तो फिर पार्टी का अकाउंट भी हमें मिलेगा। अगर सिंबल मिल गया तो सिंबल का महत्व ही यह है कि संपूर्ण पार्टी दूसरे गुट की हो जाएगी, ममता बनर्जी की नहीं रहेगी। और वो संपूर्ण सिंबल के साथ होने की लगभग आखिरी पायदान पर खड़ी है। तो श्रीमान हमारे भूपेंद्र यादव की, हमारे शुभेंदु अधिकारी की, हमारे अमित शाह जी की और अंत में मोदी जी की, इन सब की नजर भी, हालांकि पैसे से कोई लेना देना नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, तो इन्हें 1600-1700 करोड़ का क्या मूल्य है? कुछ नहीं है। लेकिन 1600-1700 करोड़ रुपए इनके लिए मूल्यवान नहीं है, लेकिन 1600-1700 करोड़ रुपए मूल्यवान तो हैं। पूरी जिंदगी खप जाएगी और एक पार्टी खड़ी हो सकती है। उसके लिए उतना पर्याप्त धन है। आगे कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। तो अगर ये सिंबल चला गया तृणमूल कांग्रेस का नए फैक्शन के साथ, तो अकाउंट भी सीज हो सकता है ममता बनर्जी का। अब उससे अगर उन्होंने निकासी की, वो भी चला जाएगा, उनको भी वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे मामले अब अदालत में जाएंगे। अदालती कार्रवाई तो होकर रहेगी। ममता बनर्जी भी दावा ठोकेगी और ये लोग भी दावा ठोकेंगे कि भाई ममता बनर्जी का वो पैसा नहीं है, वो पैसा पार्टी का है। और पार्टी अब पूरी तरह से नए फैक्शन के साथ है। एमएलए उनके साथ हैं, एमपी उनके साथ हैं। पार्टी के संगठन को जो डिसॉल्व किया उसका कोई मतलब नहीं है। चुने हुए प्रतिनिधि पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही पार्टी होती है। अगर आप चुनाव में चले गए, जब तक आप चुनाव में नहीं है तब तक आप कह सकते हैं कि भाई संगठन ही पार्टी है, वो अलग विषय है। लेकिन जब आप एक बार जनता के प्रतिनिधि हो गए उस पार्टी के सिंबल पर, तो फिर उस पार्टी के सिंबल होल्डर कितने प्रतिनिधि, कितने की जमात, बहुमत किस तरफ है, ये देखा जाएगा। और बहुमत एमएलए, बहुमत एमपी, तो 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं राज्यसभा से। धीरे धीरे राज्यसभा में टैली घटती जा रही है, 11 से घट करके अब वो 7 हो गया है। और ये 7 भी कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है। कीर्ति आजाद का बयान आया है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं मृत्यु को वर्ण कर सकता हूं, लेकिन मैं ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, आप साथ मत छोड़िए, ये अच्छी बात है। ये एक क्रेडिबल पॉलिटिशियन की निशानी है कि कोई बात नहीं है, जिन्होंने हमें विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिया, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति में ममता दीदी ने हमारा साथ दिया है, मैं ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा आखिरी दम तक। और वो कह रहे हैं कि यूथ आइकन है राहुल गांधी आजकल उनके नजर में। राहुल गांधी यूथ आइकन है, और यूथ आइकन के साथ अगर ममता दीदी का कोई कोलैबोरेशन होता है तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में कीर्ति आजाद पहले से रहे हुए हैं, तो कीर्ति जी के लिए तो वो एक प्रकार से अपना घर ही है। उनके साथ अगर कोई भी अलायंस होता है तो कीर्ति जी भी कंफर्टेबल हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी कंफर्टेबल हैं, महुआ मोइत्रा भी कंफर्टेबल हैं। सयानी घोष कंफर्टेबल नहीं थी, चल पड़ी दूसरे रास्ते। माला रॉयस कंफर्टेबल नहीं थी, चल पड़ी दूसरे रास्ते। ये आखिरी कड़ी है जो माला राय है या सयानी घोष है, जिनका अपॉइंटमेंट ममता बनर्जी ने किया, उन्होंने भी रास्ता छोड़ दिया। लेकिन अब उस पैसे पर नजर है, उस पैसे पर कई लोगों की, एक तो कांग्रेस पार्टी की नजर, भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है कि उनके पास ये फंड है, और वो अगर नई पार्टी में आता है, नए संगठन में आता है, तो नया वाला अपना फैक्शन यूज करेगा, उनकी भी नई नजर है, नए फैक्शन की भी नजर है। और ममता बनर्जी अभी दो राहे पर है कि क्या पता वो फंड भी हमारे हाथ से चला जाएगा, तो आर्थिक नुकसान अब अगर ममता जी को होगा तो फिर उनके पास कोई स्टॉक बचेगा नहीं बार्गेन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ। फिर कांग्रेस पार्टी उन्हें जो कहेगी वही ममता दीदी को करना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्टॉक भी उनके पास नहीं है। तो पार्टी गई, विधायक गए, सांसद गए और धन भी गया। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर सकती हैं? और इसका कास्केडिंग इंपैक्ट क्या हो रहा है? कर्नाटक, यहां महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में डबल अटैक एक साथ ठाकरे के ऊपर पड़ रहा है। अभी तक यह कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे के ऊपर अगर एफआईआर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे
केंद्र सरकार है जो उनको बचा रही है। वहां की वर्तमान सरकार है, फडणवीस सरकार है जो उनको बचा रही है। किस मामले में? दिशा सालियान के केस के मामले में। अब उसकी आखिरी तारीख ऑलमोस्ट समझिए कि इस तारीख में एफआईआर के आदेश हो ही जाएंगे, इसलिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब ठाकरे को लग रहा है कि अब शायद केंद्र सरकार ने एक प्रकार से सिग्नल दे दिया है मुंबई पुलिस को कि भैया तुम जो एफिडेविट दे रहे हो उसमें परिवर्तन कर लो, और तुमको जो एफिडेविट, ताकि तुम्हारी हसाई नहीं हो, क्योंकि कोर्ट को अंततः आदेश देना ही है, तो तुम फंसोगे। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने क्लीन चिट दे दिया हो मुंबई पुलिस को कि भाई अपने को बचाते हुए रास्ता निकालो, हम तुम्हारा बचाव नहीं कर पाएंगे। अब जिस चीज की आवश्यकता थी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, वो स्वतः पूर्ण हो रही है। पार्टी उनकी टूट रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो पार्टी टूट जरूर रही है लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जा रही है, और एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं। फडणवीस की हमेशा ये कोशिश रहती है, इसलिए वो ये काम कर भी रहे थे। पॉलिटिकल गैलरी में लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिर आदित्य ठाकरे को बचाया क्यों जा रहा है। तो उसका एक कारण पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि उनको एकनाथ शिंदे को बैलेंस करना होता है कि देखो जी, आप ऐसा कर रहे हो ना, हम इनको ले सकते हैं अंदर। तो एकनाथ शिंदे ने नहले पर दहला चल दिया और उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे खेल खेलेंगे तो हम भी खिलाड़ी हो गए हैं, और उनको मोदी का समर्थन प्राप्त है। मोदी का समर्थन प्राप्त है, अमित शाह का समर्थन प्राप्त है। इसलिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में कमजोर नहीं है। और फडणवीस अगर इस कीमत पर कि हम चलो एकनाथ शिंदे को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को अपनी तरफ सटा करके रखें, उनके खिलाफ कार्रवाई ना होने दें, ये काम करेगा नहीं। और वो खेल एकनाथ शिंदे ने खराब कर दिया है। एकनाथ शिंदे अब इतनी दूर निकल गए हैं आदित्य ठाकरे के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ, जहां से रिकॉन्सिलेशन होना मुश्किल है, नामुमकिन है। उनकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये बात तय मान के चलिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे ही वो शख्स है जिन्होंने उद्धव ठाकरे को तबाह कर दिया। बाला साहब ठाकरे की पूरी राजनीति ध्वस्त कर दी और बाला साहब ठाकरे की असली वारिस एकनाथ शिंदे हो गए। तो अगर देवेंद्र फडणवीस अब तक ये चाल चल रहे थे कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को ये फिलर दे करके कि एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए हमको आपका साथ लेना पड़ सकता है, आप चिंता मत कीजिए, बदले में हम आपके बेटे को बचा रहे हैं, अगर ऐसी चाल होगी तो अब वो चाल खत्म कर दिया एकनाथ शिंदे ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 22 जून की तारीख पड़ी है, उसकी टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उनका एलिवेशन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुनवाई फिर कुछ दिन के लिए अटक गई थी और वैकेशन भी चल रहा था। वैकेशन जैसे ही खत्म हुआ, 22 जून को तारीख लग गई और मोस्ट प्रोबेबली उस तारीख में एफआईआर के आदेश होंगे, और अगर एफआईआर के आदेश होंगे तो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और जांच प्रक्रिया बढ़ते ही उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी संभव ही संभव है, उनको गिरफ्तार ही करेगी पुलिस। तो हर तरफ से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे घिरते जा रहे हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने पश्चिम बंगाल दोहरा दिया महाराष्ट्र में, इसके पहले भी दोहराया था। एकनाथ शिंदे ही सिंबल बने पश्चिम बंगाल में ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के लिए और काकोली घोष दस्तीदार के लिए। एकनाथ शिंदे ही रोल मॉडल थे कि जब एकनाथ शिंदे बाहर आ सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं और सिंबल ले सकते हैं, तो काकोली घोष दस्तीदार और ऋतुव्रत बनर्जी क्यों नहीं कर सकते? अजित पवार जब कर सकते हैं तो ऋतुव्रत बनर्जी क्यों नहीं कर सकते? काकोली घोष क्यों नहीं कर सकती? अब तीसरी कहानी यह हो गई है कि कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि या तो मुझे रखो या अभिषेक बनर्जी को रखो। वो अलग कहानी, पेज फंस गया है। तो कल्याण भी साथ छोड़ेंगे क्योंकि ममता अभिषेक को नहीं छोड़ सकती। और जब कांग्रेस में ही जाना है तो तुम्हारा क्या लेना देना, जो रहना है रहो, जाना है जाओ। अगर हमारे अंदर ये चल रहा है कि अब छोड़ दो अब ये झंझट को, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, राज्यसभा की सीट मिल जाएगी और उपाध्यक्ष बन जाएंगे, तुम्हें राष्ट्रीय महासचिव बना देगा और उसके बाद कहीं ना कहीं से कोई सीट मिल जाएगी, अपना जिंदगी आराम से काटना।
जेल तो नहीं जाओगे, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून तो अपना काम करेगा। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठाकरे परेशान हैं, ममता जी ऊहापोह में हैं, शरद पवार ऊहापोह में हैं, और अभिषेक बनर्जी के लिए जेल के दरवाजे अब नजदीक आते जा रहे हैं। परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। सभी पर हमारी नजर है और हम आपको डिटेल बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।